नमस्कार दोस्तों। दो दुश्मन देश ईरान और इजराइल, दोनों के पास ताकत, हथियार और जासूसी नेटवर्क मौजूद है। पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि दोनों में से सुपर पावर देश कौन सा है? किस देश के पास में ज्यादा आर्मी है, ज्यादा टेक्नोलॉजी है और ज्यादा हथियार है? तो आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। और अगर आने वाले टाइम में ये युद्ध लंबा चलता है तो कौन कौन सा देश इनका समर्थन करने के लिए सामने आने वाला है। मेरा नाम है अंजलि और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं एग्जाम नारी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे पहले देख लीजिए ईरान और इजराइल के मैप में क्या स्थिति है। यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा एक छोटा सा देश है इजराइल, जो कि ईरान यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा। और ईरान इजराइल से तकरीबन 75 गुना एक बड़ा देश है, यानी कि छोटा सा देश एक बहुत बड़े देश के साथ में जंग लड़ने की ताकत यहाँ दिखाई दे रहा है। मैं आगे आपको दिखाने वाली हूं कि जंग हो क्यों रही है और दूसरा इनके मिलिट्री पावर किस प्रकार के हैं। यहाँ पे आप देखिए, अगर हम इजराइल की तुलना भारत के किसी राज्य के साथ करें तो वो गोवा का 1.5 गुना बड़ा होगा, यानी कि हमारे देश का एक राज्य गोवा, उसका 1.5 गुना क्षेत्रफल ही है केवल इजराइल का। वहीं अगर हम ईरान की बात करें तो ईरान पश्चिमी एशिया का सबसे बड़ा देश है और दुनिया का 7वां बड़ा देश है। आप देखो, एक छोटा सा देश इतने बड़े देश के साथ में भिड़ गया है। वो कहते हैं ना, हाथी को भी पागल बना देती है एक छोटी सी चिट्ठी, बस इसी प्रकार का काम यहाँ हो रहा है। अब यहाँ पे आप देखिए, ये सारी जो कंट्री आपको दिखाई दे रही है ये है मिडिल ईस्ट कंट्री। कितनी है? टोटल 16 कंट्री है। अब 16 कंट्री में से सारी ज्यादातर जो है इस्लामिक कंट्री है और उनमें से इसके अंदर ये जो आपको इजराइल दिखाई दे रहा है ना, बस एक ऐसा देश है जिसके अंदर इस्लाम धर्म के लोग यानी कि मुस्लिम लोग निवास नहीं करते हैं। बाकी ज्यादातर कंट्री जो आपको दिखाई दे रही है 15 कंट्री, वो सब की सब इस्लामिक कंट्री है। इधर इजराइल जो लड़ाई लड़ रहा है ईरान के साथ में, उसके 2 रीजन है। पहला रीजन, ये ईरान को कभी भी परमाणु बम नहीं बनाने देगा क्योंकि उसको खतरा है। आज नहीं तो कल अगर ईरान परमाणु बम बनाता है तो पहला अटैक इजराइल के ऊपर करेगा। दूसरा, इजराइल इसलिए लड़ाई लड़ रहा है कि ये यहूदियों के वंश को बचाना चाहता है। ये सारी इस्लामिक कंट्री हैं और इधर क्या है, यहूदी निवास करते हैं इजराइल के अंदर। तो ये आने वाली भविष्य की पीढ़ी के लिए लड़ाई लड़ रहा है कि अगर आज लड़ाई नहीं लड़ी गई तो आने वाला भविष्य यहूदियों के लिए कभी सही नहीं होगा। बस इसी चीज को लेकर ये लड़ाई लड़ रहे हैं। अब ईरान के साथ की अगर हम बात करें तो सऊदी अरब ने जो स्टेटमेंट दिया है उसके अकॉर्डिंग इसने बोला कि इजराइल ने जो अटैक किया है वो निंदनीय योग है, पर जो अटैक हुआ है इसमें हम खुले तरीके से समर्थन नहीं करते हैं ईरान का, क्योंकि आसपास की जो इस्लामिक कंट्री है वो भी नहीं चाहते कि ईरान यहाँ परमाणु बम बना ले। क्योंकि अगर ईरान परमाणु बम बनाता है तो आप सोच लीजिए कि अगर परमाणु बम बना लेता है तो आसपास के खाड़ी देशों को, मिडिल ईस्ट को दबाने का ये काम करेगा। अपना दबदबा कायम रखने के लिए परमाणु बम बना रहा है। सोचिए जरा, आप भारत के हो। भारत एकमात्र वर्ल्ड का ऐसा देश है जिसके दोनों तरफ परमाणु कंट्रीज है, एक तरफ चाइना है और एक तरफ पाकिस्तान है। पर क्या आप ये सोचते हो कि आने वाले टाइम में एक तरफ अफगानिस्तान और इधर बांग्लादेश, श्रीलंका भी कहीं ना कहीं जो है परमाणु बम बना ले? ऐसा हम कभी नहीं चाहेंगे। बस ये देश भी नहीं चाहते हैं कि ये परमाणु बम बना ले। आगे हम जानते हैं कि दुनिया के 9 ऐसे देश हैं जिनके पास में परमाणु है और मिडिल ईस्ट का एकमात्र देश है इजराइल जिसके पास में परमाणु हथियार मौजूद है। ये सिप्री की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कितने देश के पास में कितने परमाणु हथियार फिलहाल मौजूद है। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि कौन कौन सा देश ज्यादा पावरफुल है। ईरान वर्सेस इजराइल की हम अब चर्चा करते हैं। यहाँ पे आप देखिए, अगर हम डिफेंस बजट की बात करें तो इजराइल अपने डिफेंस बजट में 30 बिलियन का खर्चा करता है। वहीं अगर हम ईरान की बात करें तो 15 बिलियन, तकरीबन इसका आधा ही खर्चा कौन करता है? ईरान करता है इसके डिफेंस के ऊपर। दूसरा, अगर हम इसकी मिलिट्री पावर की बात करें तो इजराइल के पास में एक्टिव सेना की बात करें तो 1,70,000 एक्टिव सैनिक है। इसकी जनसंख्या ही टोटल 95 लाख है और उसमें से 1,70,000 तो क्या है? एक्टिव सैनिक है। अगर हम 145 देशों की लिस्ट निकालें तो 145 देशों में 16वें नंबर पर मिलिट्री पावरफुल है इजराइल की और 17वें नंबर पे आती है, माफ कीजिएगा 15वें नंबर पे आती है इजराइल की और 16वें नंबर पे आती है ईरान की। लगभग सेम ही है, 1-2 पायदान आगे पीछे है। अगर 1,70,000 एक्टिव इसकी है तो 6,10,000 जो है ईरान की मिलिट्री एक्टिव है। वहीं अगर हम बात करें रिजर्व की तो 4,65,000 मिलिट्री इसके रिजर्व में है और इसके 3.5 लाख तकरीबन जो है रिजर्व में रखी गई है। वहीं अगर हम पैरामिलिट्री की बात करें तो इसके पास में केवल 35,000 हैं
और इसके पास में है 2,20,000। अब यहाँ पे आंकड़े से और क्षेत्रफल से और जनसंख्या से कुछ नहीं होता, क्योंकि इसके पास में जितनी भी मिलिट्री है ना वो सब टेक्नोलॉजी से लेस है। मतलब उनके पास जो हथियार है वो आधुनिक हथियार है, नए प्रकार के हथियार है, और इनके पास जो हथियार है वो कहीं ना कहीं पुराने हथियार है। मतलब इन दोनों का कंपैरिजन आप देख सकते हैं। उधर हम ईरान और इजराइल देश की अगर बात करें तो वो क्षेत्रफल में बड़ा है पर ये छोटा सा है ना। पर यहाँ पे ताकत की अगर बात करें तो इसके पास में ज्यादा टेक्नोलॉजी है, जो कि दुनिया के सभी देशों से इजराइल को एक अलग मुकाम पहुंचाने की बात यहाँ पे होती है। अगर हम दूसरे हथियारों की बात करें तो इजराइल के पास लड़ाकू विमान है 240, वहीं ईरान के पास में है 188। एयरक्राफ्ट की बात करें तो 611 है, फाइटर जेट की बात करें तो 240, और ये दोनों के दोनों यानी कि एयरक्राफ्ट और फाइटर जेट बिल्कुल आधुनिक है, और ये नए जमाने की, मतलब ये जो नए जनरेशन के आधार पे बनाई गई फाइटर जेट है इनके पास में। और इनके पास में जो फाइटर जेट और एयरक्राफ्ट हैं वो 511 और 188 है, रशिया अमेरिका से खरीदे थे और बहुत टाइम पुराने हैं। इनको टाइम पे ये चेंज करते रहते हैं, इसके अंदर डेवलप करते रहते हैं, पर ये बहुत पुराने हैं। वहीं अगर हम बात करें हेलीकॉप्टर की और अटैक हेलीकॉप्टर की बात करें तो 147 और 48 है। वहीं अगर ईरान के हेलीकॉप्टर की बात करें तो 128 है, और अटैक हेलीकॉप्टर की बात करें तो 13 इसके पास में है। जंगी जहाज की बात करें तो इसके पास 62 है और इसके पास में है 107। अगर यहाँ हम मिसाइल ताकत की बात करें तो आप यहाँ सबसे पहले ईरान की मिसाइल ताकत के बारे में देखिए। यहाँ मैं सबसे पहले आपको फतेह के बारे में बताना चाहूंगी। अगर आप में से किसी ने पहले फतेह के बारे में सुना है तो मुझे जरूर से कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, और अगर पहली बार सुनने जा रहे हैं तो थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। कई बार ईरान के द्वारा यह स्टेटमेंट दिया गया कि इसके पास जो फतेह नामक मिसाइल है, खासकर बैलिस्टिक मिसाइल है, ये ऐसे मिसाइल हैं जिसको दुनिया का कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम कभी नहीं रोक सकता, चाहे वो इजराइल का हो, रशिया का हो, चाइना, अमेरिका, इवन भारत का भी हो। यानी कि कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम इसको नहीं रोक सकता, ये इतनी खतरनाक है। दूसरा ये भी बताया जाता है कि अगर आने वाले टाइम में ईरान ने कभी फतेह नामक बैलिस्टिक मिसाइल को लॉन्च कर दिया, अगर उसने छोड़ दिया इजराइल की तरफ, तो 1 सेकेंड के अंदर इजराइल का खात्मा होना निश्चित है। ये बात कई बार ईरान की तरफ से कही गई है। वहीं अगर मैं इसका सेकेंड पॉइंट आपको दिखाऊं तो कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि फतेह नामक कोई बैलिस्टिक मिसाइल है ही नहीं ईरान के पास में। वो केवल दुनिया को गुमराह करने के लिए इतनी लंबी चौड़ी बातें फेंकता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। बाकी आप मुझे जरूर से बताइएगा क्या ईरान के द्वारा जो स्टेटमेंट दिया गया है ये सही है या गलत, क्या इसके पास में ऐसी मिसाइल होगी या नहीं, आप जरूर से लिखिएगा। दूसरा, आप यहाँ पे देखिए शाहबाज की अगर हम बात करें, शाहबाज की तो मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, तकरीबन 1000 से 2000 किलोमीटर इसकी रेंज है, तो ये आराम से इजराइल के आसपास जा सकती है और ये इजराइल के साथ साथ खाड़ी देशों को भी टारगेट कर सकती है। दूसरा, अगर सेजी की बात करें तो ये भी एक बैलिस्टिक मिसाइल है और ये 2500 किलोमीटर की दूरी तो तय ही कर सकती है। इसके अलावा जुल्फिकार, क्वीम और अहमद नामक कई प्रकार की मिसाइलें जो हैं इसके पास में मौजूद है। इसके अलावा क्रूज मिसाइल, यानी कि अगर ईरान की बात करें तो ईरान ने ज्यादातर मिसाइलें और ड्रोन बनाने पर काम किया है। वहीं अगर हम इजराइल की बात करें तो जेरिसो 3 बैटरी न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल है जो 4000 से लेकर 6500 किलोमीटर तक का रेंज तक ये जा सकती हैं, पर इसके बारे में केवल कहा गया है, अनुमान है। इस मिसाइल के बारे में अभी इतना ज्यादा तरीके से इंटरनेट पे नहीं बताया गया है, ना इसको इतना प्रकार से लॉन्च किया गया है, बस इसके बारे में पता है कि इसने बना लिया है, जो कि तकरीबन 6500 किलोमीटर 6500 किलोमीटर की रेंज तक ये जा सकता है। जेरिसो 2 की बात करें तो 1500 किलोमीटर तक जा सकता है। क्रूज मिसाइल पॉपी ट्रूबो की अगर हम बात करें तो न्यूक्लियर कैपेबल है ये, है ना, न्यूक्लियर को लेके जा सकती है। एडवांस मिसाइल डिफेंस सिस्टम की बात करें तो शॉर्ट रेंज के लिए काम करता है। अब देखो, इजराइल ने अपनी सुरक्षा के लिए एक छाते टाइप जो है एक पूरी लेयर बना रखी है। जैसे छाता हम खोलते हैं तो क्या होता है, हम आस पास से हमें कवर कर लेती है, बारिश वगैरह से हम बच सकते हैं। तो इसी प्रकार से इसने क्या कर रखा है, अगर कोई ईरान के आसपास छोटे एरिया में कोई अटैक करता है तो इसके लिए इसने आयरन डोम लगा रखे हैं, ठीक है। इससे थोड़ा और ज्यादा खतरा बढ़ता है तो थोड़ी और दूरी पर मारने के लिए इसने डेविड सीलिंग लगा रखा है, मीडियम रेंज की मिसाइलों को मारने के लिए। और इससे भी बड़ा एक और इसने लगा रखा है जिसका नाम है अराउ 2 और अराउ 3। ये बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस को भी मतलब इजराइल के अंदर एंट्री नहीं करने देता है। चाहे आप अंतरिक्ष के द्वारा भी कोई मिसाइल यहाँ पे छोड़ोगे
तो यहाँ का जो एयर डिफेंस सिस्टम है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, आयरन डोम, डायविड सीलिंग और अराव 3, ये तीनों की तीनों एयर डिफेंस सिस्टम है जो कि पूरी तरीके से इनको फोड़ने का काम करता है। यानी कि कोई भी मिसाइल, कोई भी ड्रोन इजराइल के अंदर अटैक नहीं कर सकता, ये बताया जाता है। हालांकि आज जो ईरान ने अटैक किया है उससे बहुत ज्यादा तबाही हुई है इजराइल के अंदर, ये भी बात बिल्कुल नहीं भूलनी चाहिए। आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक पे फॉलो नहीं किया है, अगर थोड़ा बहुत मन हो मुझे फॉलो करने का तो कर सकते हो। अभी ये मेरी नई आईडी ही है और इतने लोगों ने मुझे अभी तक फॉलो किया है, तो आप कर सकते हो। दूसरा, इजराइल के पास की अगर टेक्नोलॉजी की हम बात कर रहे थे तो इजराइल के पास में ऐसी टेक्नोलॉजी है अटैक करने के लिए जिसका नाम है प्रिसीजन अटैक। प्रिसीजन अटैक के बारे में आप में से बहुत कम लोग जानते होंगे कि ये क्या होता है। एक ऐसा अटैक जो एकदम सटीक टारगेट पे होता है। जैसे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये 4वीं 5वीं फ्लोर की कोई बिल्डिंग रही होगी, यहाँ पे इजराइल के द्वारा अटैक किया गया है ड्रोन के द्वारा। यहाँ आसपास की बिल्डिंग को बिल्कुल नुकसान नहीं हुआ है, सिर्फ यहाँ अटैक हुआ है। तो प्रिसीजन अटैक जो होता है वो सीधा टारगेट किया जाता है। यानी कि यहाँ के जो अभी चीफ को मार दिया गया था पहले ही दिन युद्ध के अंदर, तो उस जिस कमरे के अंदर वो बैठे हुए थे, जिस बिल्डिंग के जिस फ्लोर पे वो थे, केवल उसी फ्लोर के ऊपर टारगेट करना जिससे ऊपर वाली फ्लोर और नीचे वाली फ्लोर को भी नुकसान नहीं पहुंचेगा, केवल वहां सटीक टारगेट करने की ऐसी टेक्नोलॉजी है। इसी टेक्नोलॉजी का प्रयोग अभी भारत ने भी किया था जब पाकिस्तान में यानी कि पीओके वाले इलाके में 9 आतंकी ठिकानों को जब तहस नहस किया था, तो यही वाला टेक्निक इन्होंने अपनाया था जिसको प्रिसीजन अटैक कहते हैं। और ये वाला अटैक ज्यादातर कौन कर रहा है? यही कर रहा है। इसी अटैक को लेकर अभी कुछ समय पहले यमन में भी इसने अटैक किया था, लेबनान में भी किया था इजराइल के द्वारा, कई सारी जगह इजराइल इसका अटैक भी कर चुका है। आगे बढ़ते हैं। अगर युद्ध बहुत लंबा चलता है और दूसरे देशों को सामने आने की जरूरत पड़ती है तो कौन कौन सा देश इजराइल का साथ देगा और कौन कौन सा देश ईरान का साथ देगा? यहाँ सबसे पहले आप देख सकते हैं इजराइल का साथ देने वाले देशों की बात करें तो यहाँ ब्रिटेन, जर्मनी, अमेरिका, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और कुछ अरब देश जैसे कि आप देख सकते हैं यूएई, बहरीन, मोरक्को, ये सब किसका साथ दे रहे हैं? इजराइल का साथ दे रहे हैं। वहीं अगर हम भारत की बात करें तो रक्षा और तकनीक साझेदारी युद्ध समर्थक नहीं है लेकिन स्ट्रेटेजिक दोस्त है, क्योंकि चाबहार बंदरगाह का हम मुंबई बंदरगाह के साथ में कनेक्ट करने का काम करते हैं। तेल इनसे सबसे ज्यादा हम मंगवाते हैं, काजू बादाम मंगवाते हैं, तो हमारा एक व्यापारिक देश है, इसलिए भारत हो सकता है कभी खुल के किसी भी देश का समर्थन ना करे, चाहे वो ईरान हो चाहे इजराइल हो। इधर अगर हम बात करें कि ईरान का साथ कौन देगा तो रशिया देगा हथियार और टेक्नोलॉजी के मामले में, चाइना देगा आर्थिक सहयोग, तेल खरीदी और सैन्य टेक्नोलॉजी के मामले में, सीरिया देगा ईरान का मुख्य क्षेत्रीय साथी है, इराक के कुछ मिलियस ग्रुप जो ईरान के अंदर रहता है, जो कि सिया का जो ग्रुप है ईरान के अंदर और इराक के अंदर व्यापारिक क्षेत्र भी करता है और इनकी यात्राएं भी लगातार चलती हैं, इसलिए ये भी साथ देगा। और लेबनान की अगर बात करें तो लेबनान के अंदर हिजबुल्ला, ये सभी क्षेत्र जो है अभी एक्टिव है। अभी कुछ समय पहले हिजबुल्ला क्षेत्र यानी कि जो एक संगठन है जिसको अमेरिका के द्वारा आतंकी संगठन घोषित किया गया है, इसको भी इजराइल ने कुछ समय पहले नुकसान पहुंचाया था। इसके अलावा हिजबुल्ला, हुती विद्रोह जो कि यमन के अंदर निवास करते हैं, ये भी इनका साथ देने वाले हैं। वहीं अगर हम सबमरीन की बात करें तो इनके पास में 5 है इजराइल वालों के पास में, और ईरान के पास में अभी टोटल 25 हो चुके हैं, पहले 19 थे, तो इस मामले में ईरान यहाँ पे आगे है। वहीं हम फाइटर जेट की अगर बात करें तो मुख्य फाइटर जेट तो मैंने आपको बता दिया है, पर यहाँ पे आप नाम देख सकते हैं। दुनिया के सबसे एडवांस जेट्स में से एक है जो कि अमेरिका स्टेल्थ फाइटर है, F-35A है ना। F-161 आइसूफा जो है अपग्रेडेड है, इजराइल का मेन फाइटर जेट है, ये आपको दिख सकता है यहाँ पे। ईरान की अगर हम बात करें तो F-14 है और यह है MiG-29 जो कि रशिया के द्वारा निर्मित है। Su-22 फाइटर जेट की बात करें तो सोवियत संघ के द्वारा इससे खरीदा गया है और ये कई सारे फाइटर जेट आपको दिखाई दे रहे होंगे। वहीं हम अगर लैंड फोर्स की बात करें तो टैंक इनके पास में कितने हैं? इसके पास में टैंक अभी इजराइल के पास में 1600 प्लस हो चुके हैं। वहीं अगर ईरान की बात करें तो इसके पास में 2000 से ज्यादा फिलहाल टैंक मौजूद हैं। एयरक्राफ्ट मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। ट्रेनर एयरक्राफ्ट की बात करें तो 155 है और ईरान के पास में 102 है, यानी कि हथियारों के मामले में तो ये लगभग सेम है, पर टेक्नोलॉजी में थोड़ा सा आगे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा इजराइल। यही अगर हम दूसरा बात करें तो इजराइल की खुफिया एजेंसी जो है मोसाद है। अब ये जो मोसाद है ना, ये विदेशों के लिए है। विदेशों के लिए कैसे? अभी आप देखिए, जैसे टारगेट किलिंग, विदेशी जासूस, साइबर ऑपरेशन, दुश्मन देशों में गुप्त मिशन, इन सभी के लिए कौन काम करता है? मोसाद काम करता है। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को नुकसान पहुंचाने की प्रमुख भूमिका भी इसी ने निभाई। ऐसे जो अभी ईरान और इजराइल का युद्ध चल रहा है,
इसमें क्या हुआ कि इजराइल के जो खुफिया एजेंसी के जो प्रमुख हैं वो सबके सब व्यक्ति कहाँ पहुंच गए, पहले से ही ईरान के अंदर पहुंच गए थे, और ईरान का जितना भी न्यूक्लियर पावर से रिलेटेड जो वर्क कर रहा था उसका पता भी इन्हीं के द्वारा लगाया गया, और इनके एयर डिफेंस सिस्टम को भी फेल करने का काम इनके द्वारा किया गया। तो जो विदेशों के अंदर एक्टिव है वो है मोसाद, और अगर घरेलू सुरक्षा की बात करें इजराइल की तो वो है शाहीन बैट, जिसको शाबाग भी ये कहते हैं। आतंकी विरोधी अभियान के लिए, वेस्ट बैंक, गाजा आतंकी नेटवर्क, सबके लिए ये काम करता है। वहीं अगर हम ईरान की बात करें तो MOIS जो है मिनिस्ट्री ऑफ इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी इनका नाम है, ईरान के प्रमुख खुफिया एजेंसी है, और ये भी बड़ी खतरनाक है। यानी कि साइबर अपराध जो होते हैं, असंतोष जो होता है, प्रॉक्सोनेट जो फैलता है नेटवर्क से रिलेटेड, इन सब के लिए काम करता है। तो इनकी जो एजेंसी है ये भी बड़ी पावरफुल है। दूसरी इनकी एजेंसी आती है जिसका नाम है IRGC, इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन है इसका नाम, इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड क्रॉप्स, और इन्हीं के प्रमुख को अभी मार दिया गया था। तो ये भी बड़ी खतरनाक है यहाँ पे। दूसरा, अगर हम इजराइल की यहाँ फिर से बात करें तो इजराइल में आने वाले 2026 के अंदर फिर से PM के चुनाव होने हैं, और चुनावी माहौल को बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं बेंजामिन नेतन्याहू जो वहाँ के प्रधानमंत्री हैं इनके द्वारा ऐसी युद्ध नीतियां भी अपनाई जा रही है। आप देखो, अगर भारत ने अभी आतंकियों को मारने के लिए ऑपरेशन सिंदूर चलाया तो वहीं भारत की मीडिया ने बड़ा चिल्ला चिल्ला के बोला, और इसके साथ ही भारत के कुछ लोगों ने तो सेना पर भी सवाल उठा दिए। वहीं अगर हम इसकी बात करें इजराइल की, तो इजराइल की मीडिया ने एक बार भी ये बात नहीं बताई कि ईरान पर हमला करने की तैयारी कर रहा है। दूसरा, बार बार मीडिया केवल ये बात बता रहा था कि गाजा के बंधकों को हम रिहा करने की तैयारी में करे हुए हैं। दूसरा, ये बता रहे थे कि बेंजामिन नेतन्याहू के बेटे का विवाह है आने वाली 17 जून को, तो वो तो छुट्टी पर जाने वाले हैं। इसी चीज के चलते ईरान बेखौफ हो गया, उसको लगा कि शायद अटैक नहीं होगा, और इन्होंने धड़ाम से अटैक कर दिया। तो ये भी आप देख सकते हैं इनके मीडिया की बड़ी खूब बात है। अभी ईरान और इजराइल का युद्ध चलते केवल 2 दिन बीते हैं, और 2 दिन भी पूरे नहीं हुए। इसी बीच ऑयल के जो रेट है, इनके परसेंटेज जो है 13% इनकी दाम जो है उच्च चले गए हैं। इसलिए मैं भारतीय लोगों से फिर से बोलना चाहूंगी, अगर पेट्रोल डीजल गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं तो घर के जो पानी के टैंक है उन्हें खाली करके पेट्रोल डीजल भरना शुरू कर दीजिए, क्योंकि इनकी कीमतें आसमान को छूने वाली हैं, क्योंकि इन दोनों देशों का सीधा असर भारत में होने वाला है। बाकी आप अगर युद्ध होता है और भारत में अगर ये बात बोली जाती है कि अब युद्ध के लिए आपको शामिल होना है, तो आप ईरान के साथ से लड़ना चाहोगे या फिर इजराइल की तरफ से लड़ना चाहोगे? दोनों में से कौन से देश का आप सपोर्ट करते हो जरूर से कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। मैं देखना चाहूंगी कि कौन से देश का सबसे ज्यादा समर्थन किया जाता है। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।